चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 35 पे चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसके बारे में ऑब्वियसली हमने बेसिक लेवल पे डब्ल्यूटी में भी बात की थी, और मेमोरेंडम क्या होता है उसका मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हो। ये कंपनी का मेजर चार्टर है, या अपने इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो जैसे इंडियन सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट है, वैसा सिमिलर लाइंस पे मेमोरेंडम कंपनीज के लिए होता है। ये इसकी पूरी रूल बुक है। एक कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसके पावर्स क्या है, उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आप इसके बाहर कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो इलीगल या अल्ट्रा वायर्स या बियॉन्ड द पावर्स मानी जाएगी। ये टर्म यूज होता है, दैट इज अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी, उसके बेस पे। अब देख लो, इंट्रोडक्शन में यही बातें बोली, मेन टर्म्स मैंने हाईलाइट कर रखा है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट इज मेजर चार्टर ऑफ द कंपनी, इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज एंड इट्स रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं वो बोला हुआ है। तो सबसे पहले जब कंपनी अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप उसका मेमोरेंडम प्रिपेयर करो, वो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, वैसे बोला। सेक्शन नंबर 3 का जो रेफरेंस है उसमें बातें रिपीट कर दी है आपने, देखिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, कौन सी टाइप की कंपनी के लिए, वो हम जानते हैं। मेमोरेंडम की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट में है, आपको पता ही है डेफिनेशन यहाँ पे इतनी टेक्निकल होती नहीं है, यहाँ पे सेम चीज़ बोली है। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी हैज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। ये क्लियर कर दिया कि मेमोरेंडम आपने कभी भी बनाया हो, आपने कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से बनाया हो, या फिर 2013 वाला जो आपका एक्ट है उसके हिसाब से आप ड्राफ्ट करो, उसका इफेक्ट सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 13 वाला एक्ट आने के बाद पुरानी कंपनीज को नया मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना पड़े, उसको वापस से फाइल करना पड़े, ऐसी कोई नीड नहीं है, आपका वही डॉक्यूमेंट कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने हर जगह मेमोरेंडम में एमओए करके शॉर्ट में लिख दिया है, एग्जाम में ऐसे एब्रीवेशन अवॉइड करने चाहिए। या फिर आप ये कर सकते हो कि आंसर में आपको पता है कि रिपीटेडली बार बार मेमोरेंडम वर्ड लिखना है, तो आंसर के स्टार्टिंग में पहले पूरा लिखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ब्रैकेट में एमओए लिख दो, या रिफर टू एज एमओए करके, फिर आप पूरे आंसर में अगर एमओए वर्ड बार बार यूज करोगे तो चलेगा। लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजी लिख दिया, जीओवीटी लिख दिया, आरबीआई में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बदले शॉर्ट में लिख दिया। तो मैंने पास पेपर जो स्टूडेंट्स के वो आंसर शीट मंगवाते हैं ना, देखे हुए, उसमें ना वो पेपर चेकर ने उसको सर्कल किया होता है कि भाई ऐसे एब्रीवेशन आप डायरेक्टली लिखोगे तो उसका मीनिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बार तो आंसर में पूरा लिखना ही है, फिर आप रिपीट आ रहा है तो उसमें आरबीआई मेंशन करो, चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ क्या बार बार मेमोरेंडम वर्ड आ रहा है तो मैं उसको बहुत जगह शॉर्ट कर दिया, पढ़ने में ईजी रहेगा और कुछ नहीं। आगे देख लो, सेक्शन नंबर 4 का रेफरेंस है। इसमें बोला है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, एमओए ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई कंपनी क्या काम करने वाली है, तो ये सब डिटेल्स इसके अंदर होंगी। उसी की बात आगे हो रही है नेक्स्ट टॉपिक में। सेक्शन नंबर 4 का ही पार्ट है, सबसेक्शन 6। इसमें बोला हुआ है कुछ टेबल्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। टेबल नंबर ए से लेके टेबल नंबर ई बोला हुआ है। ये अपने एमसीक्यू में तब डब्ल्यूटी में भी देखते थे। मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल होता है। अगर आपकी कंपनी को एक मेमोरेंडम फ्रेम करना है तो योर कंपनी इज नॉट द ओनली वन। कोई भी कंपनी इंडिया में फ्रेम करेगा तो उसका मेमोरेंडम तो उसको इशू करना ही पड़ेगा। तो फॉर्मेट तो सिमिलर ही रहता है, सिर्फ पर्टिकुलर चेंज हो जाएंगे। तो एक रेडी फॉर्मेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ये पता है, आप कॉपी पेस्ट करोगे, किसी कंपनी का मेमोरेंडम ढूंढोगे, उसमें से चेंजेस ही करने वाले हो, कोई अपना मेमोरेंडम बनाने का दिमाग लगाएगा नहीं। ये सब कॉलेज असाइनमेंट लिख लिख के आए हुए हैं, कॉपी पेस्ट वाले स्टूडेंट हैं, इनको मालूम है, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाने से बेटर है कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। गवर्नमेंट ने बोला हम ही फॉर्मेट दे देते हैं ना लीगली, कि आपको एक ड्राफ्ट अवेलेबल होगा, उसी में से आप पॉइंट्स को अडॉप्ट करके जो भी नेसेसरी चेंजेस है आप कर लो। तो इस सिचुएशन में ये जो ड्राफ्ट है उसको नाम क्या दिया उन्होंने, टेबल। अब 5 अलग अलग टेबल है, डिपेंडिंग के कंपनी कौन से टाइप की आप फ्रेम कर रहे हो, देख लो एक बार, याद रखना पड़ेगा। टेबल नंबर ए जो है, दैट इज इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो टेबल ए यूज कर लो। टेबल बी जो है, इट इज लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी में लिमिटेड बाय गारंटी प्लस शेयर कैपिटल। और टेबल डी और ई में अनलिमिटेड कंपनीज की बात हो रही है, एक में विदाउट शेयर कैपिटल, एक में विद शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसमें से आप जो कैटेगरी की कंपनी बना रहे हो वो टेबल डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हो, या उस टेबल को अडॉप्ट करके उसके पॉइंट्स को प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्लियर कर देना चाहिए। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम देखें। अब ये क्लॉजेस की बात हो रही है, इस आंसर में क्लॉजेस को नेम किया हुआ है, और वैसे ही फिर एक एक क्लॉज के बारे में भी डिस्कशन की हुई है, तो वो देख लेते हैं। आपको ध्यान हो तो मेमोरेंडम में टोटल कितने क्लॉजेस होते हैं, 6, नॉर्मली 6 क्लॉजेस। और अगर ओपीसी कंपनी है तो एक नॉमिनी क्लॉज, दैट इज द 7th क्लॉज, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो 6 क्लॉजेस ही होते हैं, वो ध्यान रखना है। अब सबसे पहला जो क्लॉज है यहाँ पे, दैट इज नेम क्लॉज। अब ये लिस्ट भी है, नेक्स्ट टॉपिक में भी वही है, तो नेक्स्ट टॉपिक से भी आप देख लो तो भी चलेगा।
नेम क्लॉज में आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है, नेम यूनिक होना चाहिए, बाकी किसी कंपनी से मैच या रिजेंबल नहीं होना चाहिए। अपने कल एलएलपी वाले पॉइंट में बात कर रहे थे कि रिजेंबलिंग नेम होगा या सिमिलर नेम होगा या किसी का ट्रेडमार्क वाला नेम आपने कॉपी कर लिया होगा, वो सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वो ब्रिटिश इंडिया वाला पॉइंट में आपको बता रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है जो हमने ऑलरेडी बात की। तो ये सब टर्म्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपकी कंपनी के नाम में आप बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये सब टर्म्स यूज़ करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन या उसका अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वही अपने बिजनेस नेम में इंश्योरेंस वर्ड यूज़ कर सकती है, अदरवाइज नहीं। बैंकिंग में है तो आरबीआई के साथ आपका रजिस्ट्रेशन है तो ही आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। तो टाइप ऑफ बिजनेस और कंपनी का नेम वो मैच होना ज़रूरी है। अब कोई इंश्योरेंस कंपनी ओपन करेगा और नाम में फर्टिलाइजर्स लिमिटेड रखेगा तो वो नहीं चलने वाला, ठीक है। तो वो रिलेट होना चाहिए ना कंपनी का नाम कि बिजनेस क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई अथॉरिटी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ आपका नेम कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, और अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो फॉलो करना है। आगे देखें। अब इसमें ओवरऑल यही पॉइंट्स हैं। लास्ट में सब सेक्शन 5 में उन्होंने बोला कि भाई नेम रिजर्वेशन आप करवा सकते हो। ये प्रोसीजर अपन ने स्पाइस प्लस वाले में देखा था और हम देख रहे थे कि 20 डेज के लिए नेम रिजर्व रहता है, वो ध्यान है, ठीक है। तो 20 डेज वाली कंडीशन यहाँ पे भी है। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट है, दो चीज़ें हैं, या तो एक कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हो रही है और अपना नाम रख रही है तो उसमें 20 डेज के लिए नाम रिजर्व रख सकती है। अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज कर रही है और नया नाम उन्होंने ढूंढा और उनको मिल गया तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में भी नेम रिजर्वेशन होगा, क्योंकि नए डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पे भी रेडी करने ही पड़ेंगे आपको। लेकिन वहाँ पे आपका जो नेम रिजर्व रहेगा वो कितने दिन के लिए रहेगा, 60 डेज। तो टाइम जो है दोनों में अलग अलग है। पहले दोनों सिचुएशन में 60 डेज ही था, बट अब न्यू इनकॉर्पोरेशन में इन्होंने 60 का 20 कर दिया। आइडिया वो है कि 20 डेज करेंगे तो लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ओवरऑल जो एवरेज टाइम लगता है कंपनी बनाने में वो रिड्यूस हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बेटर हो जाएगा कि इंडिया में कंपनी बनाने में कम दिन लगते हैं। क्या होता है, आप 60 डेज दोगे तो जो कंपनी बना रहा है उसको अगर जल्दी नहीं है वो आराम से काम करेगा, बोले 60 डेज है कर लेंगे काम, और 20 डेज है पता है तो जल्दी काम करेगा। तो अपने आप क्या कंप्लायंसेस इंप्लीमेंट जल्दी होंगे तो वो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है उसका ड्यूरेशन कट शॉर्ट हो जाएगा ऑन एन एवरेज बेसिस, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 20 डेज कर दिया। अब ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना नाम चेंज क्यों करती है, उसके क्या रीजंस है, तो या तो उसके कोई पंडित जी या कोई ज्योतिष हो जिसने बोला हो कि भाई नाम चेंज कर लो, हाँ एस्ट्रोलॉजर कोई होंगे ना, तो काफ़ी लोग मानते भी, ऐसा नहीं कि नहीं मानते। अब ठीक है, वो अपने आप में एक साइंस है, किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती। अब जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसी को समझ नहीं आती है आजकल, ये प्रॉब्लम है। तो वो पैसे नहीं, हमने नहीं, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने एक्चुअली तब जब मतलब स्टार्ट कर रहे थे क्लासेस तो कुछ स्टूडेंट से भूपेंद्र सर ने किसी को पूछा था, तो किसी स्टूडेंट ने उनके सजेस्ट किया था कि आप ये नाम रख लो, तो हमारा आइडिया नहीं था, तो सजेशन आया था, नाम अच्छा लगा तो फिर हमने रख लिया। जो टैगलाइन है वो मेरी, नाम जो है वो स्टूडेंट ने सजेस्ट किया, वो टैगलाइन रखें, इग्निशन टू ए करियर। हाँ ठीक है, वो नाम मिल गया इग्नाइट, तो चलो उससे फिर आइडिया लग गया, तो वे टैगलाइन तो होनी चाहिए ना साथ में, तो थोड़ा ब्रांडिंग हो जाती है उसकी अच्छी। तो टैगलाइन मैंने सोची थी बट नाम मैंने नहीं सोचा था, किसी स्टूडेंट ने रिफर किया था। क्या वो ठीक है, क्लियर, अब पता चल गया नाम कैसे रखा था। ओके चलो देखते हैं आगे। हाँ तो ये 60 डेज वाली जो कंडीशन है इसमें मैंने आपको बोला दो चीज़ें, एक तो पंडित जी ने बोला है नाम चेंज कर लो, एक अल्फ़ाबेट इधर उधर कर लो, एक अल्फ़ाबेट बढ़ा दो, कुछ भी ऐसा कर लो, तो उस हिसाब से आपने सोचा कि नाम चेंज कर लेते हैं, क्या पता कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, ये चीज़ हो सकती है। दूसरा आइडिया ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आया, ये जो कंपनी का नाम आपने रखा है वो किसी और कंपनी से रिजेंबल कर रहा है, किसी के ट्रेडमार्क से रिजेंबल कर रहा है, उन्होंने हमें कंप्लेंट की है, तो भाई नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो रीज़न है तो भी नेम चेंज वाली सिचुएशन आ सकती है। अगेन फिर आपको प्रोसीजर ही करना पड़ेगा उसमें, और क्या। देखें केस लॉ में क्या बोला हुआ है, द रजिस्ट्रार मस्ट मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज टू इंश्योर दैट द नेम अलाउड बाई हिम इज नॉट मिसलीडिंग और इंटेंडिंग टू डिसीव विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। ये मैंने आपको बोला कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ कंपनी का नाम मैच होना चाहिए। अब आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी सेटअप करके नाम इंडस्ट्री रखोगे या फर्टिलाइजर रखोगे या इंश्योरेंस रखोगे तो कैसे समझ में आएगा नाम क्या रखा है कंपनी का और बिजनेस क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अपने देखते हैं कि कोई भी कंपनी का नाम होगा, आपको नाम से समझ में आएगा कि ये कंपनी काम क्या करती होगी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोले तो इंडस्ट्री समझ में आ रहा है कि उनका काम क्या है, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोल रहे तो कंसल्टेंसी है, सर्विसेज है, आइडिया लग रहा है। हाँ वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो भी कंसल्टेंसी में आ सकता है, तो उस हिसाब से उन्होंने वैसा नेम रखा हुआ है। तो हर कंपनी अपना नाम जो रखती है वो उसके ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होना चाहिए। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रार इज नॉट हाउएवर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी elaborate investigation at the time of registration of the company unless the purpose of the company appears to be unlawful, ex facie, or is transparently illegal
और प्रोहिबिटेड बाय द स्टैच्यूट, इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनलॉफुल एसोसिएशन। बोले वैसे इनिशियल बेस पे इतनी कोई डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं होती, नाम और ऑब्जेक्ट मैच हो रहा है तो ठीक है। कहीं अगर लगता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी के इंटेंशन से कंपनी बनाई जा रही है, ऐसा कोई डाउट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड लग रहा है, तो फिर उसके रिगार्डिंग वो चेकिंग कर सकते हैं ताकि एक बार वेरिफिकेशन हो जाए। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट द यूज ऑफ नेम लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक, ये इम्प्लाइड। ये भी स्टॉक मार्केट में हुआ था लास्ट ईयर कोविड के टाइम पर 2021 में, और लोग स्टॉक मार्केट में पैसे किसी भी तरीके से लगा देते हैं बिना रिसर्च के, बिना कुछ पढ़े। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था, मैंने लास्ट बैच में बताया था कि कोविड का मैटर है। वहाँ पे ये हुआ कि कोविड में आप देख रहे हो मेजोरिटी लोग घर पे बैठे हैं, काम नहीं, तो स्टॉक मार्केट में टाइम पास करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ सीख लेंगे, लॉटरी लग जाएगी, एकदम से पैसा डबल कर लेंगे, वो सारी स्कीम चल रही थी। अब जो मैटर मीडिया में आएगा कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ी, लोग उसका शेयर खरीदने भाग रहे हैं। एफएमसीजी अगर प्रोडक्ट्स, अब कुछ भी नहीं चल रहा था लेकिन राशन और किराने की चीज़ें तो बिक रही थी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सब कंपनीज के स्टॉक लोग भर भर के खरीद रहे हैं, डीमार्ट के शेयर खरीद रहे हैं कि ये तो बढ़ने ही वाला है। तो ठीक है, डिमांड बढ़ गई थी तो बढ़ ही रहा था, ऑब्वियसली वो होने वाला है। अब वहाँ पे कोविड के टाइम पे ना एक ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, सेकेंड वेव के टाइम पे, आपको ध्यान होगा। तो वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, यार ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, गवर्नमेंट बोल रही है ऑक्सीजन सप्लाई करो, उसका प्लांट सेटअप करो, गवर्नमेंट खुद भी प्लांट सेटअप कर रही थी, ये सब चल रहा था। अब इस टाइम पे लोग सर्च कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी जो ऑक्सीजन बनाती है, तो क्या होगा, इसके रेट बढ़ जाएंगे। एक कंपनी मिली बॉम्बे ऑक्सीजन, लोगों ने पागलों की तरह शेयर खरीदे, मतलब 20% अपर सर्किट था, रोज लग रहा था। तो पता नहीं कितने का, 2000 या 2500 का शेयर एवरेज चल रहा था बिफोर कि किसी को पता चला कि बॉम्बे ऑक्सीजन है। 25,000 पहुंचा दिया एक हफ्ते में, 25,000 एक शेयर। हर रोज 20% अपर सर्किट लगेगा, खरीदने का मौका ही नहीं मिल रहा लोगों को, सुबह मार्केट खुलते ही बिक जाते हैं, प्री ऑर्डर में ही सबने लगा के रखे होते हैं कि मिल जाए। 2-2.5 हज़ार का शेयर 25,000 पहुंचा दिया 10 दिन के अंदर अंदर, उससे भी ऊपर चला गया था, 30,000 या 40,000 तक कुछ गया होगा। तो पागलों की तरह रेट बढ़ रहा है, और रीजन वही है कि उस कंपनी का नाम है बॉम्बे ऑक्सीजन। पब्लिक को लग रहा है कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करती होगी और सारे ऑर्डर अब इनके पास ही आने वाले हैं सरकार के, तो ऑक्सीजन बना बना के बेचेगी, प्रॉफिट हो जाएगा। बाद में ना एक दिन मार्केट में कहीं पे वो इकोनॉमिक टाइम्स में, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में न्यूज आ गई, बॉम्बे ऑक्सीजन इज एन एनबीएफसी कंपनी प्रोवाइडिंग लोन्स। उन्होंने बोला हमारा ऑक्सीजन बनाने में कोई काम नहीं है, ऑक्सीजन मतलब कंपनीज के लिए तो पैसा ऑक्सीजन होता है, उस सेंस में नाम रखा है, एनबीएफसी कंपनी है, हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का हमारा कोई काम नहीं है। किसी को पता ही नहीं है, ये सब ट्रेडर्स ने या तो गेम किया होगा या रिटेल वाले नाम सुन के फंस गए होंगे, न्यूज़ फैला दी होगी टेलीग्राम पे सब जगह, बॉम्बे ऑक्सीजन खरीद लो, खरीदे जा रहे हैं। अब जिस दिन ये पता चला ना, वो आराम से 30-40 हज़ार पहुंच चुका था, लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया अगले दिन से। अब लोअर सर्किट में 5-5% का सर्किट था उसमें, तो भी हर रोज गिर रहा है, क्योंकि अब जिनको अकल आ गई कि ऑक्सीजन तो बनाती नहीं है, तो कंपनी वाले भी खुद भी सोच रहे होंगे यार हमने ऐसा क्या कर दिया जो अचानक मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ गई हमारी कि लोग खरीदे ही जा रहे हैं, बट वो ऑक्सीजन नाम की वजह से कन्फ्यूजन हुआ। अब बेचना शुरू किया तो हर रोज लोअर सर्किट लग रहा है। अब इसमें ऐसा है ना कि जिसने पहले बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लिया वो ठीक है, अब नहीं बेच पा रहा है, रोज लोअर सर्किट लग के पहले ही बंद हो जा रहा है, तो लॉसेस भी हो गए होंगे। तो ऐसे बिना रिसर्च के, मतलब कंपनी का नाम सुन के आगे सोचा भी नहीं कंपनी करती क्या है, एटलीस्ट उसकी कुछ तो डिटेल चेक कर लो, सीधा खरीदना शुरू। और इतने बाइंग ऑर्डर रोज के लगा दिए कि रेट 10 से 15 गुना बढ़ गया, कंपनी वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐसा इंडिया में नहीं होता है, यूएस में भी होता है। अपना ये जूम वाला एप्लीकेशन नहीं इतना पॉपुलर हुआ, वहाँ पे यूएस में 2 कंपनीज हैं जिनके नाम में जूम वर्ड आता है, तो जो एक्चुअली में जूम ऐप बनाती है ना, उसके शेयर नहीं बढ़े, दूसरी वाली के बढ़ गए। लोग खरीदे जा रहे हैं पागल की तरह, पता नहीं कितने टाइम्स, 10 टाइम्स या 15 टाइम्स शेयर मल्टीप्लाई हो गया। उसका पूरा ग्राफ आया था, ओरिजिनल जूम ऐप और जो गलती से दूसरा कंपनी जूम इन कॉर्पोरेशन या ऐसा कुछ नाम था, तो लोग वो खरीदे जा रहे हैं और पता ही नहीं कि हम गलत शेयर खरीद रहे हैं जूम एप्लीकेशन के नाम से। जब मालूम पड़ा तो वापस से क्रैश होना शुरू हो गया। तो मार्केट में ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होता है, और यूएस का मार्केट अपने इंडिया से ज़्यादा वोलेटाइल है, बिकॉज वहाँ अपर सर्किट लोअर सर्किट का गेम ही नहीं है। अपने इंडिया में क्या इन्होंने सर्किट लगा रखा है ना कि इसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है, वहाँ पे ऐसा है कि एक दिन में स्टॉक 50% भी गिर जाता है। हाँ, तो आपने 1 करोड़ के शेयर खरीद रखे हो, 50 लाख के हो जाएंगे थोड़ी देर में, पता नहीं चलेगा। ये मेटा और ये सब कंपनीज के शेयर में ऐसे ही तो हो रहा है। 30% डाउन हो गया था फेसबुक एक ही दिन में, नेटफ्लिक्स डाउन हो गया था 30%। उन्होंने सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं कि कस्टमर बेस बढ़ नहीं रहा है और सब्सक्राइबर ऐड नहीं हो रहे, तो हमारा जो रेवेन्यू है ना वो एक लिमिट पे आ गया है और रेवेन्यू ऐड नहीं हो रहा। फेसबुक ने, मेटा ने इतना बोला कि हमारे यूजर्स जो है बढ़ नहीं रहे, और एक है ना वो कांस्टेंट स्टेज आ गया कि इससे ज़्यादा यूजर्स हमारे पास नहीं है। उतनी न्यूज़ आई, लोगों ने स्टॉक शॉर्ट करना शुरू कर दिया, 30% एक ही दिन में डाउन। तो वहाँ पे तो वैल्यूएशन कहीं भी चली जाती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। इंडिया में कंपेरेटिवली वो बेटर है, ये तो अदानी में सोचो क्या हाल होता, एक ही दिन में कंपनी पूरी खाली कर देते लोग। तो पैनिक सेलिंग तो अलग लेवल पे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट देखना, नेम क्लॉज वाले में, उसमें एक एक्ट का नाम दिया हुआ है, एम्ब्लेम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ये वो एक्ट है जिसमें
रिस्ट्रिक्शंस बताए हुए हैं कि ब्रिटिश इंडिया और ये सब वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शंस इस एक्ट के बेस पे। आगे देखते हैं। अब नेम क्लॉज वाला पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। फिर सिचुएशन क्लॉज की बात हो रही है। सिचुएशन क्लॉज को बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या एड्रेस क्लॉज, ऐसा बोल सकते हैं। कंपनी का ऑफिस एड्रेस क्या होगा? मेमोरेंडम में अगर आप पूरा पोस्टल एड्रेस दे सकते हो, है आपकी प्रीमाइसिस फिक्स है, तो दे दो, बेस्ट है। नहीं दे सकते तो एटलीस्ट स्टेट मेंशन कर दो कि कौन से आरओसी में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। गुजरात में है ऑफिस, महाराष्ट्र में है, मुंबई आरओसी लगेगी, पुणे आरओसी लगेगी, मेंशन कर दो, उतना भी बता दिया, ठीक है। फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद पूरा पोस्टल एड्रेस एक फॉर्म भर के दे देना, और वो फॉर्म है अपना INC 22, जो मैंने पहले भी बताया था। और टाइम लिमिट यहाँ पे बोली हुई है 15 डेज। तो रजिस्ट्रेशन के 15 डेज के अंदर आपको INC 22 फाइल करना है, और उसमें एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। कोई यूटिलिटी बिल, रेंट का अग्रीमेंट या फिर ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, ये सब ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। भाई अब कंपनी का नाम रखा है, एड्रेस फिक्स हो गया है, तो हर जगह इस चीज़ को मेंशन तो करना पड़ेगा। तो पब्लिकेशन का मतलब है कि कोई भी आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, कुछ भी पढ़ रहा है, वेबसाइट, तो वहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स तो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट है, देख लो। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 है, उसमें वही बोला, डिस्प्ले द नेम एंड एड्रेस इन लेजिबल लेटर्स। लेजिबल मतलब एक फॉर्मेट और साइज जैसा होना चाहिए, रीडेबल हो उस सेंस में। कंस्पिशियस पोजीशन मतलब इमिडिएटली जहाँ पे विजिबिलिटी हो। अब कंपनी के ऑफिस पे एड्रेस है तो ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा होगा, वहीं लिखा होगा ऑब्वियसली, ताकि वो विजिबल होना चाहिए। पेंट अफिक्स इट्स नेम, द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड एवरी ऑफिस, ठीक है। जनरल पॉइंट्स बोल दिए। अब लैंग्वेज वाला पॉइंट भी है यहाँ पे। अभी ये स्टेट वाइज भी काफ़ी मैटर इसमें क्रिएट हुआ था बीच में। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप देखना कहीं पे भी आप जाओगे ना, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, जो भी डोमिनोज है, आप देखना इंग्लिश में तो उनका नेम लिखा होता है, नीचे गुजराती में मेंशन किया होता है। देखा आपने कहीं पे ऑब्जर्व किया? ये मैंडेटरी है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने रूल निकाला है कि आपको लोकल लैंग्वेज में अपनी ब्रांड का नाम नेम बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। बिकॉज वो बीच में थोड़ा हाइप हो गया था ना, बोले यार इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तो जिसको इंग्लिश नहीं आती यार उसको बेचारे को अनपढ़ समझ रहे हैं। अब कोई हिंदी गुजराती अच्छे जानता है, पढ़ा लिखा भी है, इंग्लिश नहीं जानता, तो यार उसको इलिटरेट की तरह ट्रीट कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो आइडिया वो था कि यार अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दो, इंग्लिश के पीछे मत भागो। अब ये सब चीज़ें मीडिया में चलती रहती है कभी कभी। तो तब स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिया, इट इज़ मैंडेटरी कि हर ब्रांड को अपने ब्रांड नेम या जो भी नेम बोर्ड है उसमें लोकल लैंग्वेज, जो भी स्टेट की लैंग्वेज है ना, उसमें आपको नाम साथ में मेंशन करना ही पड़ेगा, ताकि सबके लिए वो रीडेबल होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। दैट वाज द आइडिया। ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ, तो बोले मराठी में मेंशन करो, इंग्लिश में भी शुरू मेंशन करो। फिर कर्नाटक में शुरू हुआ, वहाँ तो बोले हिंदी में नहीं चलेगा, या तो कन्नड़ या फिर इंग्लिश। वहाँ थोड़ा वो प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदी लैंग्वेज को अपोज कर रहा है, और वो मैटर होता रहता है। तो वहाँ पे मेट्रोज में सब जगह या तो कन्नड़ में लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा। हिंदी वाला जो है वो उन्होंने हटा ही दिया, बट लोकल लैंग्वेज में लिखा होना जरूरी। तो ये पॉइंट आया। अब गुजरात में भी गवर्नमेंट ने कर दिया कि बात तो ठीक ही है ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में भी तो लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सब ब्रांड्स को फॉलो करना है। तो लैंग्वेज वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। बाकी डिटेल्स तो सिमिलर ही हैं, तो उसमें और कोई ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है। आगे देख लेते हैं। However, where a company has changed its name or names during the last 2 years, it shall paint or affix, as the case may be, along with the name, the former name or name so changed during the last 2 years. In short, simple terms में ऐसा बोल रहे हैं, आपकी कंपनी अगर नेम चेंज करती है तो अगले 2 साल तक आपको ना हर जगह दोनों नाम लिखने पड़ेंगे। नया नाम लिखो, ब्रैकेट में लिखो फॉर्मरली नोन एज, वो मेंशन करना पड़ेगा फॉर 2 years, ताकि इन लोगों को पता चले कि वही कंपनी जो पुरानी थी। ये बीच में रिलायंस म्यूचुअल फंड वाले केस में ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, बट मुझे वो केस ध्यान है। रिलायंस म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो अनिल अंबानी ग्रुप का था। अब वो ग्रुप की क्या हालत है वो तो आपको पता है, ठीक है। अब रिलायंस म्यूचुअल फंड जो है वो सोलो कंपनी नहीं थी, उन्होंने जापान की एक कंपनी है निप्पॉन करके, तो वो निप्पॉन के साथ टाई अप किया हुआ था, और वो लोग दोनों जॉइंट वेंचर में थे। तो कुछ स्टेक रिलायंस का था, कुछ निप्पॉन का था, ये दो कंपनी साथ में काम कर रही थी, बट ब्रांड नेम रिलायंस का यूज होता था। अब क्या हुआ, उसके अंदर पूरा स्टेक जो है वो निप्पॉन ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि अनिल अंबानी ग्रुप लॉसेज में चला गया। तो जब उन्होंने ये चीज़ की तो नेम चेंज कर दिया, बोले एक तो वैसे ही रिलायंस ग्रुप के नाम से अब म्यूचुअल फंड बेचने में प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा है, क्योंकि अनिल अंबानी ग्रुप नाम सुनते लोग पैसे नहीं लगा रहे, ये तो डूब रहा है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा ही नाम कर दिया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। अब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया, पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, तो लोगों को पता होना चाहिए कि वही वाला रिलायंस म्यूचुअल फंड है। तो ब्रैकेट में वो लिखते हैं हर जगह, फॉर्मरली नोन एज रिलायंस म्यूचुअल फंड। टीवी पे ऐड आ रही है, कहीं पे होर्डिंग्स लग रहे हैं, हर जगह मेंशन करना नेसेसरी है फॉर नेक्स्ट 2 years। 2 साल के बाद आप मेंशन करना बंद कर दो। अब उस बात को 2-3 साल हो चुके हैं, तो अब आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लिखते हैं, रिलायंस मेंशन नहीं करते, लेकिन 2 years के लिए वो कंप्लायंस मैंडेटरी था। नेक्स्ट, ओपीसी कंपनी में आपको टर्म मेंशन करना पड़ेगा, ओपीसी, वो सब बात हम कर चुके हैं। ओके, देखो पॉइंट आ गया, इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज कंप्लायंस, ये फॉलो करना नेसेसरी है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिंपली ये बोला है कि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटीज करने वाले हो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर इन फ्यूचर भी आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हो जो इमीडिएट नहीं सोचा आपने कि चलो ठीक है बाद में स्टार्ट कर देंगे, तो अभी से ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप लिख के रख दो। ऐसा कोई उसमें डिनाइल नहीं है कि अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वही लिख सकते हैं। आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो जिसपे अभी आपने काम शुरू नहीं किया, एडवांस में भी लिख सकते हैं, या ऐसा नहीं करना हो तो बाद में फिर ऑल्ट्रेशन कर देना। तो दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन रहेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं उनसे अलग जाके काम करोगे तो प्रॉब्लम है, वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। और कितनी बार इसमें ये भी होता है, कुछ इम्प्लाइड होता है कुछ एक्सप्रेस्ड होता है, ये टर्म आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। तो भाई एक्सप्रेसली जो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए उनके साथ जो इम्प्लाइड ट्रांजेक्शन्स है सारे मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी के बारे में हम काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं, अनलिमिटेड, लिमिटेड, शेयर्स, गारंटी, जो भी है ना वो आप कोट कर देना बस, और कुछ नहीं। इसके बाद आएगा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में वो अपना शेयर कैपिटल वाली बातें, ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसके बारे में मेंशन किया और कोट करना पड़ेगा। कंपनी की कैपिटल जो है इतने रुपए की है, इतने इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है, एक शेयर की फेस वैल्यू इतनी है, ये सब कोट करना नेसेसरी। ओके, बाकी डिटेल्स भी बोलिए, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। लास्ट में देखना एक सेक्शन नंबर 60 आया, ये मैं आपको पहले भी कंपनी लॉ में पढ़ा चुका हूँ। इसमें मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, वेबसाइट पे आप ऑथोराइज कैपिटल मेंशन करोगे तो वहाँ पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि लोग मिसगाइड ना हो जाए कि भाई 100 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल 2 करोड़ की, तो एक्चुअल वैल्यू तो कंपनी की 2 करोड़ के हिसाब से होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो मिसगाइड करने वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। ये सेक्शन 60 मैंडेटरी था और नहीं फॉलो करोगे तो उसकी पेनल्टी। ठीक है, और इसके बाद है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होगा, सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स, वो जो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने शेयर उन्होंने खरीदे, किस वैल्यू पे खरीदे, ये सब चीज़ें कोट करना नेसेसरी। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें भी वर्ड टू वर्ड में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना मीनिंग है नहीं। आर्टिकल्स क्या है, कंपनी के बाई लॉज बोलते हैं या वर्किंग रूल्स बोलते हैं, मतलब मेन लॉज के साथ साथ एडिशनल लॉज, तो इसलिए बाई लॉज बोला जाता है। डे टू डे वर्किंग जो भी है कंपनी का वो किस तरीके से करेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगे, ये सारी डिटेल्स आर्टिकल्स के अंदर मेंशन की होती है। अब इसमें कोई 5 क्लॉज 6 क्लॉज ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो आप 1 to 1 पॉइंट वाइज क्लॉजेज नंबर के हिसाब से लिखते जाओ, जितना भी आपको लिखना है, उसकी कोई लिमिट नहीं। अगेन आर्टिकल्स को फ्रेम करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल होता है, क्योंकि इतने बड़े आर्टिकल्स एक पूरी बुक बन जाती है, तो कितना आप सोच सोच के पॉइंट लिखोगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो आपके जैसा सिमिलर बिजनेस जो कंपनीज कर रही है उनका आप रेडी फॉर्मेट यूज़ कर लो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो टेबल्स उन्होंने लॉन्च किए हुए वो यूज़ कर लो। तो ए से लेके ई तक जो टेबल थे अपने वो मेमोरेंडम पे बेस्ड थे, उसके आगे के 5 अल्फ़ाबेट जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो सैम्पल फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, अपने उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक बात यहाँ पे यही बोली हुई है आर्टिकल्स में, इसकी लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो अब रिलेट हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बोला आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम, ये इंप्लाइड है, आप वहाँ लिख के रख सकते हो। सबसे सुपीरियर एक्ट होता है, उसके बाद मेमोरेंडम, उसके बाद आर्टिकल्स, तो ये रैंकिंग है सुपीरियरिटी का। कंपनीज एक्ट, देन मेमोरेंडम, देन आर्टिकल्स। तो आप आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो मेमोरेंडम से सुपीरियर हो या कॉन्ट्राडिक्ट करे। मेमोरेंडम में ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जो एक्ट के अगेंस्ट जा रहा हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है उसका। ओके, इसके बाद आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये इम्प्लाइड है। अब इसमें जो बातें बोली है मैं आपको जनरली उसको बता देता हूँ कैसे समझना है। आर्टिकल्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, या तो आप खुद के आर्टिकल्स ड्राफ्ट कर लो या रेडी टेबल्स अडॉप्ट कर लो। अब रेडी टेबल अडॉप्ट करने में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर आपने कुछ भी आर्टिकल्स खुद के रजिस्टर नहीं करा है और बाई डिफ़ॉल्ट आपको टेबल एफ या टेबल जी इंप्लीमेंट हो गया, तो फिर उस टेबल के सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने तो कुछ मॉडिफिकेशन भी नहीं किया, तो पूरा टेबल बाई डिफ़ॉल्ट अडॉप्ट हो गया। अब उसके अंदर कोई कंप्लायंसेस लिखे हुए हैं जो बाद में आपने फॉलो नहीं किए, तो आपके ऊपर पेनल्टी आरओसी वाले लगा सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के ध्यान से आर्टिकल्स को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप टेबल अडॉप्ट कर भी रहे हो तो उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं हो, जो फॉलो नहीं करने वाले हो, उसको डिलीट करना मत भूलना। नहीं डिलीट किए ना, दैट मीन्स आपने अग्री किया है कि आप उसको फॉलो करोगे, और फिर फॉलो नहीं किया तो नॉन कंप्लायंस के पैसे लग जाएंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में आती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, इसको स्टार मार्क कर लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो स्ट्राइक नहीं होगा कि एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट डे पे एक बार रिवाइज करना नेसेसरी, उस टाइप का टॉपिक है। अब कंसेप्ट देख लेते हैं, एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे ये बोला कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, वो प्रोविजंस या सेक्शंस की एक
होता है, लिमिटेशन है, उन्होंने बेसिक लेवल पे कंप्लायंस रखे हुए कि भाई ये कंप्लायंस मिनिमम हर कंपनी को फॉलो करने हैं। अब अगर आपकी कंपनी में आप चाहते हो कि कंप्लायंस हम ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें या रूल्स और स्ट्रिक्ट होने चाहिए फॉर बेटर मैनेजमेंट, तो आप ऐसा कर सकते हो। दैट इज़ नॉट ओवर राइडिंग द इफेक्ट ऑफ द एक्ट, बट इट इज़ ओके। इसको हम एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बोलते हैं। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स अपने कंपनी लॉ में से ले सकते हैं। एक पॉइंट जो आपको पता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन एट अ टाइम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, नंबर दिया है ना, 20, है ना, एक बंदा 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। बट मेरी कंपनी या अपने अपन ने जो कंपनी बनाई, हम सब सोच रहे हैं कि यार अपना पास्ट एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा नहीं है, एक डायरेक्टर 20-20 कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका ना टाइम ही नहीं होता उसके पास। तो ये 20 कंपनीज बहुत ज़्यादा है। अपनी कंपनी के लिए अपने रूल बना रहे कि जो भी बंदा हमारी कंपनी में डायरेक्टर होगा वो एट अ टाइम 5 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में काम नहीं करेगा। ये हमारी कंपनी का रूल है। आपको अगर ये नहीं कंफर्टेबल है तो आप हमारी कंपनी में अप्लाई मत करो, दूसरी 20 कंपनियों में काम कर लो, कोई नहीं रोक रहा। तो हम एक्ट को ओवरराइड नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कंपनी के बेटर मैनेजमेंट के लिए रूल्स को हम और स्ट्रिक्ट बना रहे हैं। ये एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल आप कोरम वाला ले सकते हो। ये भी पढ़ा हुआ है आपने डबल ईटी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो कोरम होती 2 और 1/3, है ना, वो वाला क्राइटेरिया था। अब 2 और 1/3 मतलब 33% हो गया। ये तो बहुत छोटा नंबर है। हम हमारे बोर्ड में अगर ऐसा रूल रखेंगे तो आधे लोग तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, 33% हो गया, इनफ है। इस रेशियो को बढ़ा देते हैं 50%, 75%, 80% कर सकते हो। आपकी कंपनी के लिए आप जो करो, वो एक्ट को ओवरराइड करने वाली बात नहीं होगी। बेटर मैनेजमेंट के लिए इट इज अलाउड। तो इस टाइप के प्रोविजंस में चेंजेस करना, उसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? अब इस पॉइंट को ध्यान में रख के आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज समझ आएगी, अदरवाइज फिर पूरा बाउंसर ही जाता है कि इसमें हो क्या है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वाला आंसर एकदम फालतू है। आर्टिकल्स प्रिंटेड होने चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होने चाहिए, ठीक है, नंबर्ड होने चाहिए, एडिक्वेटली स्टैम्प करना जरूरी है, साइन करना जरूरी है, ये सब बोला हुआ है, बेसिक बातें। और एक लिस्ट दे रखी है आर्टिकल्स में जनरली क्या क्या कंटेंट्स पे क्लॉजेज होते हैं। मैंने लिखा है, ये सेल्फ रीडिंग है, वो एग्जाम के लिए पूरी याद नहीं करनी। ये सब टॉपिक्स आपने कंपनी लॉ में पढ़े हुए हैं, तो ऐसे आपको पता ही होंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बस इतना रखते हैं, बाकी टॉपिक्स पे कल कंटिन्यू करेंगे।